वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन चाहे वो मेडिकल फील्ड में थी चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में थी, उन दोनों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम अगर आगे बात करें तो हमने यहाँ पर बहुत सारे जीएम प्लांट्स बनाए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए थे। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स चाहे वो गोल्डन राइस था चाहे वो बीटी कॉटन था, नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरेटिवली बेहतर थे, अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? अगर मैं उसकी बात करूं तो आगे बात करते हैं कि क्यों अच्छे थे। क्योंकि वो मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जब प्लांट पे एबायोटिक स्ट्रेस पड़ती है, एबायोटिक स्ट्रेस जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड होना, बहुत ज्यादा हीट होना, ठीक है, बहुत ज्यादा साल्ट होना या ड्राउट यानी सूखा पड़ना, जब इस तरह की स्ट्रेस पड़ती है प्लांट में तो ये प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मोर टॉलरेंट थे, ज्यादा प्रतिरोधी थे। सामान्य पौधों की तुलना में ये ज्यादा क्या थे? प्रतिरोधी थे, ज्यादा देर तक सरवाइव कर पा रहे थे, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो साल्ट हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो क्या हो, ड्राउट हो। ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करूं तो यहां पर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो इनहेंस हो चुकी थी। न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंस हो चुकी थी, इंक्रीज हो चुकी। जैसे आपने गोल्डन राइस पढ़ा था, जहां पे विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा था, या यहां पर इंक्रीज हो चुकी थी एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी? मिनरल यूसेज। देखो, ये प्लांट्स मोर टॉलरेंट थे एबायोटिक स्ट्रेस में। जैसे ही कोई एबायोटिक स्ट्रेस आई, जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड होना, बहुत ज्यादा साल्ट होना, बहुत ज्यादा हीट होना या सूखा पड़ना, इन सभी कंडीशन में ये ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे, मोर टॉलरेंट थे, या इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू इनहैंस हो गई थी, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए का बनना। इंक्रीज एफिशिएंसी, यहां पर कौन सी एफिशिएंसी बढ़ गई थी? मिनरल्स को यूसेज करने की, मिनरल्स को इनटेक करने की जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो गई थी। और क्या हुआ? रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जो केमिकल पेस्टिसाइड थे उनके ऊपर जो रिलाई कर रहे थे पौधे, अब वो कम हो गए, रिड्यूस हो गए। ठीक है। जो कि केमिकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता था, तो पौधे उसके ऊपर रिलाई कर पा रहे थे, लेकिन अब वो रिलाई क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस हो गया। या जो पोस्ट हार्वेस्ट का लॉसेस था, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो हार्वेस्टिंग के बाद लॉसेस होता था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये वो कारण थे जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सामान्य प्लांट की तुलना में क्या थे? बेहतर थे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई थी, मिनरल को इनटेक करने की, मिनरल को यूसेज करने की, न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंस हो गई थी, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई थी, ये ज्यादा टॉलरेंट थे एबायोटिक स्ट्रेस में। या यहां पर जो केमिकल पेस्टिसाइड है उस पर रिलाई करना कम हो गया था, या जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है वो भी क्या हो गए थे? कम हो गए थे। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर से हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ज्यादा बेहतर थे सामान्य प्लांट्स की तुलना में। अब आगे चलते हैं।
देखिए यदि मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करूं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पर या ट्रांसजेनिक एनिमल बनने पर हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ या क्या किस तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो हम यहां पर फिजियोलॉजी, और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर पाए। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई जीन है, वो अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसे कैसे रेगुलेट करते हैं। जैसे डायबिटीज में हमने क्या देखा था कि हमारे अंदर इंसुलिन की जीन नहीं थी या इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने इंसुलिन की जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था। तो इंसुलिन को ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था, जहां पर हम ये देख पा रहे थे कि जो जीन है वो अपने नॉर्मल फंक्शन है, यानी जैसे इंसुलिन जीन है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है, वो उसका नॉर्मल फंक्शन है, उसे कैसे रेगुलेट करती है इसके बारे में हम ई कोलाई बैक्टीरिया में स्टडी कर पा रहे थे। यानी जीन और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में स्टडी हो सकती है, या हम डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। जैसे किसी डिजीज में जीन का क्या रोल है, किसी डिजीज में जीन का रोल क्या है, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट में भी हम न्यू ट्रीटमेंट्स खोज सकते हैं, ठीक है, नए नए तरीके खोज सकते हैं, नए नए ट्रीटमेंट खोज सकते हैं, और कई बीमारी जैसे अल्जाइमर हो गया या इंसुलिन की वाली बीमारी डायबिटीज होगी, उसमें हम ट्रीटमेंट और जीन के रेगुलेशन और सब के बारे में, या जीन का रोल क्या है डिजीज को बनाने में, इन सब के बारे में स्टडी कहां कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में कर सकते हैं। अगर ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं बनते तो हम ये जीन में जो नॉर्मल फंक्शन रेगुलेट कैसे करती है, या डिजीज जो है उस डिजीज में जीन का क्या रोल है, या उसके ट्रीटमेंट में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते। अगर और ट्रांसजेनिक एनिमल के बेनिफिट्स की बात की जाए, देखिए चाहे हम यहां पर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल से प्राप्त कर सकते थे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमने ट्रांसजेनिक शीप से लिया था, जिसका नाम हमने ट्रेस से रखा था, ठीक है, और इसका यूज हम कहां करते थे, एम्फाइसेमा के इलाज में, या हमने रोजी नामक काऊ से हमने क्या लिया था, ह्यूमन अल्फा लैक एल्बुमिन, ठीक है, ये एक प्रोटीन थी। कौन सी प्रोटीन थी, ह्यूमन प्रोटीन थी, हमने इसे ह्यूमन अल्फा लैक एल्बुमिन बोला था, रोजी नामक काऊ से हमने इसको लिया था, जहां पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई थी 2.4 ग्राम प्रति लीटर। तो हम यहां से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि ट्रांसजेनिक शीप से हमें मिला था, जिसमें हमने एम्फाइसेमा डिजीज का इलाज किया था, या रोजी नामक काऊ से हमने ह्यूमन अल्फा लैक एल्बुमिन लिया था, जिसमें कि प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा था, 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन का कंटेंट था, ठीक है। ये क्या आ गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ गए। अब और देखते हैं,
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो मैं बात करूं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की। मान लीजिए हमने कोई ड्रग बनाई, ठीक है। अब ड्रग जो था या वो जो केमिकल था उसकी टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, तो उसकी टेस्टिंग हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाकर कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाकर उस पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है इस ट्रांसजेनिक एनिमल को, और अगर हमारा रिजल्ट सही रहता है तो हम इसे ह्यूमन बीइंग पर फिर जाकर हम इस पे ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई करेंगे। जैसे ड्रग में टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक है ड्रग, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल पर ड्रग की टॉक्सिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि ड्रग कितनी टॉक्सिक है। ऐसा तो नहीं है कि उस टॉक्सिक के कारण ही ह्यूमन की डेथ हो जाए। और वैसे भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उसकी तुलना में। ट्रांसजेनिक एनिमल मोर सेंसिटिव होते हैं नॉर्मल एनिमल की तुलना में टॉक्सिसिटी के रिजल्ट में। ठीक है, तो हम केमिकल की जो सेफ्टी के लिए टेस्टिंग है वो कर सकते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए कि ड्रग में कितनी टॉक्सिसिटी है, और ट्रांसजेनिक एनिमल मोर सेंसिटिव होते हैं किसकी तुलना में, टॉक्सिसिटी की तुलना में। यानी यहां पर टॉक्सिसिटी ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर मैं और बात करूं तो यहां पर हम वैक्सीन सेफ्टी कर सकते हैं या वैक्सीन की टेस्टिंग कर सकते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रांसजेनिक माइस बनाया, ट्रांसजेनिक माइस बनाया, इस ट्रांसजेनिक माइस पर हमने पोलियो वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, यहां पर ट्रांसजेनिक माइस में हमने लगाई, और जब हमें हमारे रिजल्ट सही आए तो इसे बाद में हमने ह्यूमन बीइंग्स पर प्रयोग किया। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाकर हम यहां पर जो भी ड्रग है उसकी केमिकल सेफ्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं, या उसकी टॉक्सिसिटी किस तरह से उस एनिमल पर इफेक्ट करेगी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। या कोई वैक्सीन बनाई है तो उसकी सेफली टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग इसमें की गई थी, ट्रांसजेनिक माइस में की गई थी। तो ये आगे ट्रांसजेनिक एनिमल के बेनिफिट्स। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इसे तो कोई भी बना पाएगा। अगर कोई भी बना पाएगा, जैसे ही इसे इकोसिस्टम में, जैसे हम इसे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे, इकोसिस्टम में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कैसे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट? अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं जो इकोसिस्टम के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम रखा है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
यदि कोई भी व्यक्ति जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहता है तो इस कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के बाद ही वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी दे सकता है जो कि ह्यूमन बींग्स या इकोसिस्टम के लिए कैसा हो, हानिकारक हो या इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल रिजल्ट हो। इसीलिए यहाँ पर एक कमेटी GEAC का गठन किया गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? अगर मैं बायोपायरेसी की बात करूं, यहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो रिसोर्सेज का यूज करती है। क्या करती है? रिसोर्सेज का यूज करती है। कैसे? विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज and concern their people, या वो कंपनसेटरी पेमेंट के विदाउट कंपनसेटरी। देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रिसोर्सेज का यूज कर रही हैं। कैसे? कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है उनके पास कंट्रीज द्वारा, या वो उस कंट्री के जो पीपल है उनसे भी कंसर्न नहीं करती है, और ना ही उस कंट्री को या उन पीपल को क्या देती है, कोई कंपनसेटरी पेमेंट देती है। ठीक है, यानी ये क्या है? इसे बोला जाता है इलीगल थेफ्ट। इलीगल थेफ्ट। इलीगल थेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी यहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ना तो वो पूरी पेमेंट देती है किसको, और ना ही वो उनके पास कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन है या वहां के पीपल से कोई कंसर्न कर रही है और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रही है? यूज कर रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में आगे चलूं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जो राइस है वो हम जानते हैं कि एशिया में 1000 ईयर से, एशिया में 1000 ईयर से यहां पर उगाया जाता है। यहां तक कि 20,000 वैरायटीज है किसकी? राइस की, जिसमें एक वैरायटी का क्या नाम है? बासमती, जो कि अपने फ्लेवर और एरोमा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जो बासमती राइस है, हमारे पास 27 डॉक्यूमेंट है। कितने डॉक्यूमेंट है? 27 डॉक्यूमेंट है कि ये जो बासमती राइस है ये इंडिया ओरिजिन है या इंडिया से बना है। लेकिन 1997 में अमेरिकन कंपनी ने उस पर पेटेंट कर दिया।
बायोपायरेसी है क्या? बायोपायरेसी बेसिकली क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती है, नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना लेती हैं बिना किसी कंट्री को बताए, बिना पीपल को कंसर्न किए। जैसे जो राइस है वो थाउजेंड्स ईयर से एशिया में बोया जाता है, उसकी 20,000 से ज्यादा वैरायटीज हम देख सकते हैं, जिसमें एक वैरायटी बासमती है जो अपने फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। 27 डॉक्यूमेंट इंडिया के पास ऐसे हैं जो ये बताता है कि जो बासमती राइस है वो इंडिया का है। लेकिन 1997 में अमेरिकन कंपनी ने इस पे क्या करा दिया? पेटेंट करवा दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा राइस है। कैसे पेटेंट करवाया? उन्होंने क्या किया? जो इंडियन बासमती थी, जो किसानों द्वारा उगाई गई बासमती थी, उसका क्रॉस करवाया किसके साथ? ड्वार्फ वैरायटीज के साथ। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के साथ। और उन्होंने अपनी एक नई बासमती का क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। ठीक है, वैसे ही जो टर्मरिक और नीम है वो हमारे यहां पर लाखों वर्षों से एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते रहे। एक अमेरिकन कंपनी ने इसका भी पेटेंट करवा लिया। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? इसका भी पेटेंट करवा दिया। बाद में लीगल बैटल से हमने इसे रिवोक किया। देखिए, बायोपायरेसी है क्या? इलीगल थेफ्ट बोलते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज किसी देश के रिसोर्सेज को यूज करती है बिना ऑथराइजेशन के या बिना पब्लिक के कंसर्न के और बिना कोई कॉम्पनसेशन पेमेंट के। यहां पर बेसिकली क्या किया गया कि बासमती राइस का क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। कैसे? इंडियन बासमती का क्रॉस करवाया सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के साथ और नई बासमती बनाकर उन्होंने अपनी बासमती का क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। वैसे टर्मरिक और नीम हमारे यहाँ पर एंटीसेप्टिक रूप में बहुत सालों से प्रयुक्त होती आई है, लेकिन उसका भी क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया। बाद में लीगल बैटल द्वारा हमने इसे रिवोक कर दिया। तो ये आ गया बायोपायरेसी।